हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर हमारा केमिस्ट्री में से है। तो चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस के बारे में रीड आउट करेंगे। चैप्टर को रीड आउट करने से पहले हमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना है, और जिनको हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं 8th या 9th के अंदर। हमारे पास दो प्रकार के चेंज होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस, वन इज केमिकल चेंज एंड अनदर इज फिजिकल चेंज। जहाँ पर केमिकल चेंज होता है वहाँ पर सब्सटेंस में अंडरगोज कई चेंज आते हैं, और जहाँ फिजिकल चेंज होता है वहाँ पर सब्सटेंस में अंडरगोज कोई चेंज नहीं आता। या हम बोलें कि केमिकल चेंज जहाँ पर होता है वहाँ पर उस सब्सटेंस की कंपोजिशन या सब्सटेंस जिससे बना होता है उसमें टोटल चेंज आता है। लेकिन फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है, उसमें शेप और साइज चेंज होता है, लेकिन सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है या जिससे सब्सटेंस बना है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल लिखे हुए हैं जिनको हम रीड आउट करेंगे और उनसे सीखने की कोशिश करेंगे कि केमिकल चेंज कैसे होता है। यहाँ पर लिखा है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, यानी कि गर्मी के टाइम में जो अब टाइम चल रहा है, अब गर्मी स्टार्ट हो गई है, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो गया है। इस टाइम अगर हम दूध को हम किसी कमरे में या उस कमरे का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर दूध को रखते हैं तो दूध हमारा ख़राब हो जाता है। ये दूध जो ख़राब होता है ये हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। आगे है एंड आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जैसे कि हमारे पास कोई लोहे की चीज़ें हैं, आयरन की जैसे कील है या कोई भी लोहे की चीज़ें हैं, अगर हम उनको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हैं, जहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पर नमी होती है, ह्यूमिड होता है एटमॉस्फेयर, वहाँ पर अब लोहे की चीज़ों को रखेंगे तो वो चीज़ें जल्दी ही जंग पकड़ लेती हैं। जंग को हम बोलते हैं कोरोजन, कि वो चीज़ें उन चीज़ों पर कोरोजन हो जाता है, मतलब कि ये भी एक केमिकल चेंज है। आगे इसमें लिखा हुआ है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। फर्मेंटेड होता है चीज़ों का गलना या सड़ना। जैसे हमारे अंगूर पकते हैं, अंगूर के बाग होते हैं जहाँ पर अंगूर पकते हैं, अगर वो ऐसे ही बाग में लगे रहते हैं पकने के बाद भी तो वो गल सड़ जाते हैं। ये होता है हमारा फर्मेंटेड। और ये जो अंगूर सड़ते हैं, गलते हैं फर्मेंटेशन के बाद, तो वो अल्कोहल बन जाते हैं, मतलब कि वो अल्कोहलिक सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं। ये भी एक हमारा केमिकल चेंज का एग्जांपल है। यानी जितने भी आगे तीनों एग्जांपल लिखे हैं, फूड जैसे खाना पकता है या फूड का डाइजेशन होता है या हम सांस लेते हैं, ये सब हमारे केमिकल चेंज के एग्जांपल हैं। सांस लेने में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, और इस प्रक्रिया में आप पहले पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स से हमें एनर्जी मिलती है। इसी प्रोसेस के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर ही आप ये पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। और जो खाना पचता है, ये डाइजेशन होता है हमारे अंदर फूड का, तो वो भी केमिकल चेंज है, क्योंकि अपने जो इसमें सलीवा मिलती है, कई सारे जूस मिलते हैं, एसिड मिलता है, सब हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये भी एक केमिकल चेंज है।
आगे है फिर In all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learnt about physical and chemical change of matter in previous classes. यानी कि जहाँ पर केमिकल चेंज होता है, सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान होती सब्सटेंस की, वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर सब्सटेंस में जिससे सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं उनमें टोटल चेंज आता है। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन एवर ए केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। यहाँ से डेफिनेशन बनती है केमिकल रिएक्शन की कि जब कभी भी जहाँ पर भी केमिकल चेंज होगा वहीं पर केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। आगे है फिर इसमें You may perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let's perform some activities to find the answer these questions. तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और वो कैसे होती है। तो यहाँ पर एक्टिविटी 1.1 है हमारे पास। Clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long by rubbing with a sandpaper. हम क्या करेंगे, एक रिबन लेंगे मैग्नीशियम का। रिबन का मतलब यहाँ पर क्या है, छोटी सी पत्ती या छोटा सा हिस्सा, वो कि 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होगा, और उसको हम सैंड पेपर, जिसको हम बोलते हैं घरेलू भाषा में रेगमार, सैंड पेपर रेगमार को ही बोलते हैं, उससे इसको साफ़ करेंगे। होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग्स। हम इसको चिमटी की सहायता से पकड़ लेंगे और इसको जलाएंगे किसके ऊपर, एक स्पिरिट लैंप के ऊपर। आगे है फिर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास एज शोन इन द फिगर। फिर क्या करेंगे, हम जो जलने के बाद मैग्नीशियम रिबन की जो राख बनेगी, हम उसको वॉच ग्लास के अंदर इकट्ठा कर लेंगे। और जब इसको जलाएंगे मैग्नीशियम रिबन को, तो अपनी आँखों को दूर रखेंगे, क्योंकि ये एक चमकदार और तेज़ लाइट के साथ जलता है जो हमारी आँखों में इफेक्ट डाल सकता है। ये एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। इसमें चिमटी से हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा हुआ है, और इस हमारा जो दूसरा हाथ है इसमें बर्नर है, और नीचे वॉच ग्लास है, और जो ऐश है, ऐश होती है हमारी राख, मतलब कि जो मैग्नीशियम जला है उसकी जो राख है वो हमने नीचे वॉच ग्लास में इकट्ठी कर ली है। अब इसका नाम यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया है, जो राख हमारे पास इकट्ठी हुई है। तो आगे हमारे पास है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए dazzling white flame and changes into white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन था, इसको हमने जला दिया है, और आपको पता है कि जहाँ पर भी कंबस्चन होता है, जलना होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस होती है, यानी कंबस्चन में जो ऑक्सीजन होती है वो हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जला है, मैग्नीशियम हमारा जल गया है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में जला है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम था वो अब इस जो नीचे वॉच ग्लास है उसमें अब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, मतलब कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, जिसके कारण हमें यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में केमिकल चेंज हुआ है, जिससे ये रिएक्शन हुई है, जिसके कारण हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। तो ये हमारा केमिकल चेंज के कारण हुआ है। तो आगे यहाँ पर एक्टिविटी 1.2 हमारे पास ये एक्टिविटी है।
टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। हम टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे। आगे है ऐड पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। हम इसमें क्या करेंगे, एक पोटासियम आयोडाइड का सॉल्यूशन इसमें डाल देंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। हम इसमें क्या करेंगे, इस एक्टिविटी में जब दोनों को मिलाएंगे, लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड को, तो दोनों स्टार्टिंग में कलरलेस सब्सटेंस हैं। जो दोनों सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिए हैं दोनों ही कलरलेस हैं, लेकिन जब आपस में इनको मिलाएंगे तो यहाँ पर लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे। एक बार फिर सुनो इसको, लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट का मीनिंग ये है कि यहाँ पर इनसोल्यूबल पार्टिकल, जहाँ पर प्रेसिपिटेट का पूछे कोई आपसे, इसका मतलब सीधा सा ये होता है इनसोल्यूबल पार्टिकल। ऐसे पार्टिकल बन जाएंगे जो सॉल्यूशन यहाँ पर दोनों को मिलाकर हुआ है उसमें वो नहीं घुलेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रेट आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और जिनका कलर येलो होगा। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि दोनों सब्सटेंस स्टार्टिंग में कलरलेस थे लेकिन वो बाद में येलो कलर का उसमें सब्सटेंस बन गए। तो ये हमारे पास क्या है, केमिकल चेंज है, जिसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आगे है फिर इसमें एक्टिविटी 1.3, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुलस इन ए कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। हम क्या करेंगे, जिंक के छोटे से टुकड़े लेंगे, उनको हम एक कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हम उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को डाल देंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये नोट करेंगे कि हमारे पास एक तो होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, एक होता है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन बाद में इसको डीप में करेंगे। यहाँ पर आपको समझाने के लिए बोलता हूँ मैं कि डाइल्यूट होता है कोई चीज़, किसी चीज़ का फीका हो जाना। अगर हमारे पास एक कप दूध का है, उसमें पानी डालते हैं, उससे हम और पानी डालते हैं, उसका रंग तो सफ़ेद रहेगा लेकिन उसमें जो दूध की क्वांटिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। ये होता है डाइल्यूशन। और जब हमारे पास प्योर दूध होता है, प्योर मिल्क होता है, वो होता है कंसनट्रेटेड या फिर कंसंट्रेशन, मतलब कि फीके को बोलते हैं डाइल्यूशन और गाढ़े को बोलते हैं कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पर हमने जो जिंक के दाने लिए हैं या जिंक के जो टुकड़े लिए हैं उनको हमें कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया और इसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर भी क्या होगी, एक केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज जहाँ पे होगा वहीं पर केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है। आप इसमें देख रहे हैं कि जो जिंक के ग्रेनुलेज थे, मतलब कि जिंक के जो दाने थे, उनके ऊपर आपको एक डॉट दिखाई दे रही हैं। जो डॉट्स हैं वो बबल्स हैं। बबल्स ये हमारे किस चीज़ के हैं, बबल्स हमारे ये हाइड्रोजन गैस के हैं। तो यहाँ पर केमिकल चेंज हो गया है किसके बीच में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के बीच में, और जिससे हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस मिलती है। जो बबल्स हैं ये हाइड्रोजन गैस की बबल्स हैं जो कि बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर जो कोनिकल फ्लास्क है इसमें जो रिएक्शन हुई है इसके अंदर, उसके कारण क्या होगा, जो टेम्परेचर है इस फ्लास्क का वो क्या
इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब चलते हैं आगे। हमने यहाँ पर 3 एक्टिविटी की हैं। We can say that any of the following observation help us determine whether a chemical change has taken place. तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कहाँ से निकल कर आए हैं, हमारे तीनों एक्टिविटी से निकल कर आए हैं। एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3। चेंज इन स्टेट की स्टेट में, मतलब स्टेट यहाँ पर क्या मतलब है, फिजिकल, हमारी जो फिजिकल स्टेट होती है, लिक्विड, गैस और सॉलिड। तो यहाँ पर उसमें चेंज आया है। कहाँ पर चेंज आया है, जो हमने यहाँ पर एक्टिविटी की है 1.2 कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनेंगे, मतलब इनसोल्यूबल पार्टिकल कैसे होते हैं हमारे, वो जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो हमारे सॉलिड फॉर्म में होंगे। और जैसे कि हमने यहाँ पर दोनों सॉल्यूशन थे, मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जो प्रेसिपिटेट है वो हमारे सॉलिड फॉर्म में होंगे। आगे है चेंज इन कलर। दोनों सब्सटेंस हमारे कलरलेस थे इसके अंदर, लेकिन उसके बाद उसमें येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन गए, ये भी इसमें एक चेंज आया है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस निकल रही है और ये एवोल्यूशन ऑफ गैस है। चेंज इन टेम्परेचर, हमने यहाँ पर बताया कि कॉनिकल फ्लास्क का जो टेम्परेचर है वो केमिकल चेंज के कारण इंक्रीज हो जाता है। ये कम भी हो सकता है और ये ज़्यादा भी हो सकता है, तो टेम्परेचर में चेंज आता है। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत सारे चेंज होते हैं, वो फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल चेंज हो सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी हमारे पास वैरायटी हैं, मतलब कि मैनी काइंड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो इस चैप्टर में हम उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में रीड आउट करेंगे जो कि वेरियस काइंड की हैं, बहुत प्रकार की होती हैं, और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि उनको कैसे दर्शाते हैं, कैसे दिखाएंगे सिंबल्स की फॉर्म में, वो हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। आगे हमारे पास केमिकल इक्वेशंस। Activity 1.1 can be described as when magnesium ribbon is burned in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form quite long. If it can be written in a shorter form, the simplest way to do this is to write in the form of a word equations. हमारे यहाँ पर पीछे हमने एक्टिविटी 1.1 की है मैग्नीशियम रिबन वाली। तो यहाँ पर एक केमिकल चेंज हुआ है, उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर हम इसको, जो रिएक्शन हुई है यहाँ पर, इसको हम डिस्क्रिप्शन में लिखें, मतलब इसको रिएक्शन को लिखें कि कैसे रिएक्शन हुई है, कैसे क्या हुआ है, मतलब कि एक स्टोरी के रूप में लिखें। एक बात यहाँ पर ये समझ सकते हैं, तो ये लिखना थोड़ा सा बड़ा होगा हमारे लिए और लिखना मुश्किल होगा, तो क्यों ना हम ऐसे मेथड अपनाएं जिससे क्या हो जाए कि कोई भी रिएक्शन है उसको लिखने या समझने में हमें आसानी हो जाए। तो हम यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक वर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं। वर्ड इक्वेशन जैसे कि इसमें आगे लिखा हुआ है, जैसे ये मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, हमने यहाँ पर पूरे के पूरे वर्ड लिखे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और फिर इनके बाद बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमने इनको वर्ड में लिख दिया है कि हमारे पास मैग्नीशियम था, उसको जलाया किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, उससे क्या बना,
मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है किसके बीच में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, जिससे बना क्या है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ऐसे सब्सटेंस जिनमें क्या होता है, जिनमें खुद में केमिकल चेंज होता है उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों में केमिकल चेंज हुआ है, इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। या इसको ऐसे बोलें कि जो आपस में रिएक्शन करते हैं वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। और रिएक्शन होने के बाद जब हमारे कोई चीज़ बनती है वो होता हमारा प्रोडक्ट, जिसको हम हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिएक्टेंट हमारे ठीक लेफ्ट हैंड साइड में है और प्रोडक्ट हमारे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमारे राइट हैंड साइड में है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हमारे दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। इनके अलावा अगर हमारे पास थर्ड रिएक्टेंट भी होता तो हम उसमें क्या करते, एक और प्लस का निशान लगा देते। यानी जहाँ पर जितने रिएक्टेंट्स होंगे उनमें हम प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद जितने भी हमारे प्रोडक्ट बनेंगे उनमें भी क्या करेंगे, हम प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये अकेला ही सब्सटेंस बना है तो इसमें प्लस का निशान लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसके अलावा हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकली है तो यहाँ पर प्लस में मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्लस में हम हाइड्रोजन लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अकेला ही प्रोडक्ट बना है। आगे फिर इसमें एक एरो का निशान लगा है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो का निशान लगा है, जहाँ पर देख रहे हैं कि ये बताता है कि रिएक्शन किस तरफ हुई है, रिएक्शन हमारी किस तरफ हुई है और किस तरफ हमारे प्रोडक्ट हैं। जिस तरफ हमारे प्रोडक्ट होंगे, जो नोक है इसकी, जो एरो की और एरो हेड है या नोक है, वो हमेशा प्रोडक्ट की साइड में होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि रिएक्टेंट्स कैसे होते हैं, प्रोडक्ट कहाँ पे लिखते हैं और डायरेक्शन क्या होती है। आगे है फिर केमिकल इक्वेशन। हमने देखा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको डिस्क्रिप्शन में लिखना काफ़ी मुश्किल है, फिर हमने उसके लिए एक वर्ड इक्वेशन बनाई। जैसे पीछे है लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, सब वर्ड में लिखे हुए हैं, लेकिन इससे भी हम आसान तरीका कर सकते हैं, इसको और भी आसान तरीके से लिख सकते हैं। वो होता है हमारा सिंबल की फॉर्म में, यानी कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें जो भी सिंबल यूज़ किए हैं, जैसे ऑक्सीजन के लिए O यूज़ किया है, हाइड्रोजन के लिए H यूज़ किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं केमिकल रिएक्शन को, तो उसको लिखने और समझने में हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है या उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला है, जो सिंबल होता है वो होता है Mg, और ऑक्सीजन का फॉर्मूला या उसको बोलते हैं सिंबल, वो होता है O ऑक्सीजन का। लेकिन ये जो सब शॉर्ट फॉर्म होती है, जो एलिमेंट्स के नाम होते हैं उनकी, तो यहाँ पर लिखना काफ़ी और भी आसान हो जाता है कि ये हमारा मैग्नीशियम हो गया है, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया है, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया है। आपको पता है कि एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो गई है, यहाँ पर Mg प्लस में O2 हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, और उसके बाद एरो का निशान लगाया है, MgO हमारे पास प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर आगे चलकर हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन मास
कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमारे पास एक लॉ होता है, यानी कि जो मास हमारा रिएक्टेंट साइड है वही मास हमारा प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे रिएक्टेंट साइड में, और नंबर ऑफ एटम्स हम काउंट करेंगे प्रोडक्ट साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब कि हमारे जो नंबर ऑफ एटम हैं वो रिएक्टेंट साइड के और नंबर ऑफ एटम हमारे प्रोडक्ट साइड के दोनों बराबर या सेम होने चाहिए। अगर हमारे नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड इक्वल हैं नंबर ऑफ एटम हमारे प्रोडक्ट साइड, तो इसका मतलब ये है कि जो केमिकल रिएक्शन है ये हमारी बैलेंस्ड है। अगर हमारे नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम नहीं है या बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मान सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड में Mg प्लस में O2 है, यहाँ पर Mg एक एटम है और ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम हैं, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में देखें हम MgO है, Mg फिर O है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ पर Mg का एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक एटम है। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम हमारे 2 हो गए हैं। तो रिएक्टेंट साइड हमारे नंबर ऑफ एटम 3 है और प्रोडक्ट साइड हमारे नंबर ऑफ एटम 2 हैं। तो ये मिसमैच हो गया है, तो यहाँ पर ये हमारी जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड है। और आगे इसमें लिखा है कि जब हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन अनबैलेंस्ड होती है हम उसको स्केलेटन केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आज हमने सीखा कि केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद रिएक्टेंट को हम किस साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट को हम किस साइड लिखते हैं, और एरो निशान कहाँ पे यूज करते हैं, और केमिकल चेंज में हमारा क्या क्या चेंज हो सकता है। और इसके बाद हमने सीखा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होती है। आज हमने चीज़ें ये सीखी हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।